हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपने पहला वीडियो ज़रूर देखा होगा। हमने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने सेक्शन बी को टारगेट किया था। सेक्शन बी में जहाँ पे हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, हमने 10 क्वेश्चंस पिछले वाले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देख दिया है तो आपको आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा। आप पहले उसको देखें तो आपको ज़्यादा समझ और आएगा। इस सेक्शन में, इस पार्ट में हम बायोलॉजी वाले क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और साथ साथ में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो। तो ये एक पेपर है जो प्रीवियस ईयर का 2025 का क्वेश्चन है। सेट हमने 5 ले रखा है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित ग्लूकोज के विखंडन का पद दर्शाया गया है। मींस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को शो किया गया है। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज टूट करके क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है और ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। पायरुवेट और एनर्जी फॉर्म करता है। दूसरा, फिर ये पायरुवेट जो है आगे लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है और एनर्जी देता है। आपको बताना है ये दोनों प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होती हैं। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होती हैं ये आपको बताना है। ठीक, ये या तो कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पे होगा या फिर कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में, और ऑक्सीजन प्रचुर पेशी कोशिका मींस मसल सेल्स में होंगी या ईस्ट कोशिकाओं में होंगी। ठीक, तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम आपको ले चलते हैं स्लाइड में और यहाँ पे आपको बताते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो भी आपने भोजन किया है ना, जो भी आपने खाना खाया है वो ग्लूकोज के रूप में, है ना, ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है। ठीक है, ग्लूकोज बनता है। अब ये ग्लूकोज कहाँ पे पहुंच जाएगा, हमारी कोशिकाओं में, हमारे सेल्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, सेल्स में कहाँ पे, सेल्स में भी साइटोप्लाज्म वाले पोर्शन पे पहुंच जाता है। ठीक है, सेल में कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। ये जो ग्लूकोज है वो कहाँ पे पहुंच गया, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। कोशिका द्रव्य में पहुंचने के बाद ये ग्लूकोज टूट जाता है, किसमें, पायरुवेट में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, पायरुवेट में टूट जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे प्रोसेस हुई, साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में हुई। ये पायरुवेट जब जब पायरुवेट को अब इस पायरुवेट मॉलिक्यूल को जब ऑक्सीजन मिल जाता है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब ये टूट जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म पे एनर्जी रिलीज करता है। ये जो प्रोसेस है, पूरी की पूरी प्रोसेस, ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, ये प्रोसेस होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरीके की प्रोसेस होती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो एक प्रोसेस ये है। अगर इसको ऑक्सीजन ना मिले, इस पायरुवेट को ऑक्सीजन ना मिले, फिर क्या होगा, इन द अब्सेंस ऑफ, यानी कि अनुपस्थिति में, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तब इस पायरुवेट का क्या होगा। ऐसे भी जीव होते होंगे जहां पे ऑक्सीजन क्या रहता होगा, अब्सेंट रहता होगा, ऑक्सीजन मिलता ही नहीं होगा। तो ये पायरुवेट उस टाइम पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में ये क्या बना देगा, एथेनॉल बना देगा, यानी कि अल्कोहल बना देगा। ठीक है, और साथ में कुछ अमाउंट में ऊर्जा भी रिलीज करेगा, यानी कि एनर्जी भी बनाएगा। तो इस तरीके की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होती है ये प्रोसेस होती है कुछ स्पीसीज में, यानी कि जैसे कि बैक्टीरिया में या फिर ईस्ट में, इस तरीके की प्रोसेस होती है। ठीक है, ईस्ट के बारे में आपने सुना होगा, ईस्ट में कुछ बैक्टीरिया में भी ये प्रोसेस होती है। ठीक, ह्यूमन में एक और प्रोसेस होती है। मान लीजिए कि आपका मसल्स बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है, तो मसल्स में ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पर्याप्त रूप में नहीं मिलता, है ना, ऑक्सीजन फिनिश हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। उस केस में ये जो पायरुवेट है हमारी मांसपेशियों में या मसल फाइबर्स में, ठीक है, हमारी मसल सेल्स में ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बनाता है वहां पे लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। तो ये प्रोसेस कहाँ पे चलेगी, मसल सेल्स में चलेगी, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा उस केस में। अदरवाइज माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ये क्या बना देगा, ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एटीपी के फॉर्म पे हमको ऊर्जा मिल जाएगी।
ठीक है। जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा, कुछ ही स्पीसीज में चलता है, जैसे कि ईस्ट में ये कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल और ऊर्जा में विमुक्त हो जाएगा, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए और बी का स्थान, यानी कि ग्लूकोज से पाइरुवेट कहाँ पे बनेगा, तो कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में बनने वाला है। तो पहला देखोगे कोशिका द्रव्य किस किस में है, ये वाले में है ना, 3 में दिया हुआ है। दूसरा दूसरा क्या दिया हुआ है, लैक्टिक अम्ल फॉर्म हो रहा है, और लैक्टिक अम्ल हमने कहा कि मसल्स में बनेंगी। किसमें बनेंगी, मसल्स में। तो ऑक्सीजन के अभाव वाली पेशीय कोशिकाएं, यानी कि ऑक्सीजन डिफिशिएंट मसल सेल्स में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बेस्ड पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक, इसका चार्ट आप देख सकते हैं, आपकी बुक में कुछ इस तरीके से दिया होगा। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन होते हैं, जिसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज। कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में जाके ये किसमें टूट जाता है, पाइरुवेट में। पाइरुवेट में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट फॉर्म हो जाता है। अब ईस्ट की कोशिका में जाकर के ये पाइरुवेट एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी रिलीज करता है। ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 प्रकार की श्वसन होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीश्वसन और दूसरे को अनऑक्सीश्वसन बोलते हैं, या इसको हम लोग बोल देते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। तो वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जहां पे ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, उस तरीके के श्वसन को हम अवायवीय श्वसन बोलते हैं। ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, इस तरीके के श्वसन को हम लोग बोल देते हैं वायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम लोग बोल देते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। जब हमारे मसल्स में, हमारी पेशी कोशिका में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक अम्ल में और ऊर्जा के 3 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू बेस्ड में भी और सब्जेक्टिव के फॉर्म पे भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, गोल और हरे बीजों वाले मटर के पौधे का झुर्रीदार और पीले बीजों वाले मटर के पौधे के साथ संकरण कराया जाता है। F1 जनरेशन में संतति में पौधों द्वारा विकसित बीज होंगे। आपका 2 पी प्लांट दिए हैं। एक पी प्लांट जिसके जो सीड्स हैं वो राउंड हैं और ग्रीन सीड्स हैं। ठीक है, दूसरा वाला जो पी प्लांट है, उनके जो सीड्स हैं वो रिंकल्ड हैं और येलो सीड्स के हैं। ठीक है, झुर्रीदार हैं और पीले कलर के हैं। सीड्स डेवलप, और F1 जनरेशन में जो प्लांट होगा, उनके जो सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, तो आपने पढ़ा होगा इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। और आपको पता है कि जो राउंडनेस है, यानी कि गोल बीज जो होते हैं वो ज्यादा प्रभावी होते हैं। ठीक है, यानी कि जो राउंड शेप है बीजों का, वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभावी, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स के होते हैं। मीन्स वही आगे जाके अपना प्रभाव शो करते हैं, प्रभावी नेचर के होंगे, डोमिनेंट। और दूसरा जो नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर। जैसे कि यहाँ पे एक प्रभावी होगा और दूसरा क्या होगा, अप्रभावी नेचर का होगा। अप्रभावी नेचर का मतलब हो गया, अप्रभावी नेचर, इसको प्रभावी को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट नेचर। कुछ कैरेक्टर्स डोमिनेंट नेचर के होते हैं, कुछ को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेसेसिव नेचर के होते हैं। ठीक है, अप्रभावी और दूसरा क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। तो यहाँ पे जो राउंडनेस है वो कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। अप्रभावी जो कैरेक्टर है, यानी कि ये रिंकल्ड कैरेक्टर हो जाते हैं। रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार जो नेचर है, जो झुर्रीदार है बीजों का शेप, वो कैसा है, वो रेसेसिव कैरेक्टर है। और राउंडनेस, गोल नेचर जो है वो कैसा है, डोमिनेंट। यानी कि जब भी नए बीज होंगे, तो अगर 2 कैरेक्टर हैं, गोल और झुर्रीदार, तो इनमें से सिर्फ गोल ही शो होगा। ठीक है, इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, आपने पढ़ा होगा आपके सिलेबस में, है ना। दूसरा दूसरा इन्होंने दिया है कलर, कलर के बेसिस पे, अगर सीड का कलर कैसा हो, अगर सीड का कलर येलो हो तो वो कैसा होगा, डोमिनेंट नेचर का होगा। अगर सीड का कलर कैसा हो, ग्रीन हो, तो वो कैसा होगा, रेसेसिव कलर का होगा। ठीक, तो आपको डोमिनेंट और रेसेसिव के बीच का फासला है वो समझना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि अगर हम राउंड, ठीक है,
राउंड बीज और साथ में कैसा कलर हो, ग्रीन कलर हो। राउंड कलर के बीज और राउंड राउंड शेप और ग्रीन कलर के बीज, साथ में कैसा, रिंकल्ड। ठीक है, साथ में इन्होंने कैसा लिया, रिंकल्ड, यानी कि झुर्रीदार बीजों का, किसके साथ, झुर्रीदार बीज, और कैसे कलर के, येलो कलर के बीजों के बीच में इन्होंने क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। ठीक है, तो F1 जनरेशन से इन दोनों प्लांट से जो भी पौधा बनेगा उनके सीड्स कैसे होंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि, तो राउंड को, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है तो दोनों के दोनों कैपिटल में हो जाएंगे। स्मॉल में ग्रीन, ग्रीन को स्मॉल वाई। ठीक है, रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब हो गया स्मॉल आर, और वाई यानी कि ये हो जाएगा क्या, येलोनेस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराना है, तो क्रॉसिंग से पहले सबसे पहले आपको गैमेट्स बनाने पड़ेंगे, तो इनका गैमेट्स क्या बन जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल सॉरी कैपिटल आर और स्मॉल वाई बनेगा। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई हो जाएगा। ठीक है, गैमेट, इसमें जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ये हो जाएंगे दोनों। अब इनके बीच में, जब इन दोनों गैमेट्स जब आपस में मिलेंगे, आपस में मिलने के बाद जो भी संतति उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, राउंड होगी और येलोनेस की होगी। आपको पता है कि राउंड और येलो कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, यानी कि F1 जनरेशन में जब भी पहली पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होगी उसमें सभी के सभी बीज कैसे होंगे, राउंड यानी कि गोल होंगे, और कैसे होंगे, येलो कलर के यानी कि पीले कलर के होंगे। तो 100% इसका आंसर आ जाएगा कि सभी के सभी बीज कैसे होंगे, सभी के सभी बीज क्या होंगे, गोल होंगे और पीले होंगे। इन्होंने यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, इफ अ पी प्लांट विद अ राउंड एंड अ ग्रीन सीड्स आर क्रॉस्ड विद पी प्लांट्स हैविंग wrinkled and a yellow seeds, the seeds developed by the plants in F1 generation will be 100% round and yellow, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए इसको, हमने कहा कि राउंड और इनके बीच में जब हम क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, राउंड राउंड यानी कि गोल, और हरे बीजों के बीच, हरे के बीच संकरण किसका करवाना है हमको, जो झुर्रीदार बीज हैं, और कैसे, जिनका कलर कैसा है, येलो कलर यानी कि पीले कलर होंगे। ठीक है, तो जब ये गैमेट्स बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे, तो क्या बनेगा, राउंड और कैसे बीज बनेंगे, राउंड और गोल और हरे बीज बनेंगे। ठीक है, इनका इनका क्या होगा, झुर्रीदार और येलो, है ना। इनके बीच में संकरण जब कराया जाएगा F1 पीढ़ी में, जो बीज बनेंगे वो गोल बनेंगे, और कैसे बनेंगे, येलो कलर के बनेंगे, सारे के सारे बीज 100% यही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, आई होप यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हेरिडिटी के ऊपर वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए, उभयलिंगी पुष्प यानी कि बायोसेक्सुअल फ्लावर्स, बायोसेक्सुअल फ्लावर के बारे में पूछा गया है कि उभयलिंगी पुष्प के विषय में सही कथन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको राइट ऑप्शन चूज करने हैं। इनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं, बोथ स्टैमेन इन द पिस्टल प्रेजेंट होते हैं। अगर उभयलिंगी पुष्प, आपको पता है कि बायसेक्सुअल जो भी बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ही है, उभयलिंगी पुष्प का मतलब ही हो गया जिसमें दोनों सेक्स उपस्थित हों, यानी कि मेल भी उपस्थित हो और फीमेल भी उपस्थित हो, दोनों के दोनों उपस्थित होंगे तो उसको बायसेक्सुअल बोलेंगे, यानी कि पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनमें से या तो पुंकेसर होता है या तो स्त्री केसर, ये किस केस में होगा, ये यूनिसेक्सुअल के केस में होगा। ठीक है, फ्लावर दो तरीके के हो गए, एक को हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल और दूसरे को क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होगी, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखो, ये सौ परागण दर्शाते हैं अथवा पर परागण दर्शाते हैं, या तो ये सेल्फ पॉलिनेशन शो करेंगे या फिर क्रॉस पॉलिनेशन शो करेंगे, दोनों में से एक चीज शो करेंगे, ये तो करेक्ट बात है। ठीक है, तो पहला और तीसरा, कि ये अपने आप फल उत्पन्न नहीं कर सकते, ये अपने आप फल उत्पन्न नहीं कर सकते, सही बात है, ये अपने आप फल उत्पन्न नहीं कर सकते, कर सकते हैं ये तो,
नहीं कर सकते, अपने आप फल उत्पन्न नहीं कर सकते जब तक कि इसमें पॉलिनेशन ना हो। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें सॉल्व करनी है। याद रखिएगा कि जो सेक्सुअलिटी के ऊपर की अगर हम बात करें तो फ्लावर दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक को हम लोग बोलेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर और दूसरे को हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होंगे। इनमें या यूनिसेक्सुअल में या तो मेल हो सकता है या और कैसा होगा, फीमेल हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी यूनिसेक्सुअल का केस होगा तो यूनिसेक्सुअल में हमेशा हमेशा कैसा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इसमें हमेशा आपको क्रॉस पॉलिनेशन ही शो होता चला जाएगा। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक का ऑप्शन भी जरूर दबा दें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी स्थलीय पारितंत्र में हरे पादपों की पत्तियों द्वारा प्राप्त और सौर ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता है ना। द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द फूड एनर्जी बाय द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। आपको बताना है कि सन से जो भी एनर्जी आ रही होगी तो प्लांट जो है, प्लांट कितना इस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है फोटोसिंथेसिस करने में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि 100 में से सिर्फ 1 से 2% ही, है ना, 1% ही प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो बाकी का जो 99% है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, आप समझ लें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ओनली 1 से 2% का ही एनर्जी यूटिलाइज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं PAR, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है इसको। ठीक है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसका उपयोग प्लांट्स करते हैं सिर्फ फोटोसिंथेसिस पर्पस के लिए, और बाकी सारे के सारी चीजें रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, एब्जॉर्ब नहीं होती। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई हो। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए विलेय उत्पादों का पत्तियों से पादपों के अन्य भागों तक स्थानांतरण मुख्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। इसका मतलब जो भी फूड प्रोडक्ट बना है, फोटोसिंथेसिस, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, फूड ही तो बनता है, यानी कि भोजन बनता है। और in plants from leaves to the other parts of the plant takes place mainly through। अब फूड प्लांट्स यानी कि लीफ में बना और लीफ के अलग पार्ट से अगर रूट पे लेके जाना तो कैसे जाएगा, यानी कि फूड का परिवहन आपको बताना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो फूड का ट्रांसपोर्ट किससे होता है, आपको पता है कि जो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो दो दो लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं? दो। ठीक, तो ट्रांसपोर्ट प्लांट में दो लोग करते हैं। कौन? यानी कि दो टिश्यूज करते हैं। कौन? जाइलम, और दूसरा कौन करता है? फ्लोएम। यही दो लोग तो करते हैं। तो जाइलम जाइलम किस किस का? जल यानी कि वाटर, और साथ साथ में खनिज यानी कि मिनरल्स का, इन दोनों चीज का ट्रांसपोर्ट करते हैं। जबकि फ्लोएम का क्या करते हैं? भोजन का, जो भी फूड मटेरियल होगा यानी कि भोजन का परिवहन करेंगे, भोजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे। और हार्मोन्स हो सकते हैं या दूसरे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सॉल्युबल प्रोडक्ट्स, है ना। और वो किसके थ्रू करेंगे? तो फ्लोएम के पार्ट, अगर आप देखोगे ये दोनों के दोनों पार्ट फ्लोएम के पार्ट दिए हुए हैं, ये दोनों के दोनों किसके पार्ट दिए हैं? जाइलम। तो जाइलम के पार्ट, ये दोनों के दोनों जाइलम पार्ट दिए हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा चार्ली नलिका यानी कि सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। तो इनमें से जो ऑप्शन होगा, हेल्प तो दोनों करते हैं, मींस कंपेनियन सेल हेल्प करता है सीव ट्यूब की, तो मेजर काम जो रहता है वो सीव ट्यूब का रहता है। तो ऑप्शन विल बी दी चार्ली नलिका। क्वेश्चन नंबर 5। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप देखोगे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं सारे के सारे, एक क्वेश्चन को छोड़कर। बाकी इसमें आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, कागज पर लिखने जैसी ऐसी ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने वाला प्रमस्तिष्क का भाग है। A voluntary action such as the writing on a paper is controlled by a part of a brain। अब आपको ब्रेन वाले पार्ट अगर आपको याद हो, तो ब्रेन की जब हम स्टडी करते हैं तो ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं।
कौन कौन से पार्ट में? पहले वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन, ठीक है। दूसरे वाले को बोलते हैं मिड ब्रेन, ठीक है। तीसरे वाले को हम लोग बोलते हैं हिंड ब्रेन। ये तीन पार्ट होते हैं मेजरली, है ना। हिंड पार्ट में अगर आप देखोगे तो हिंड पार्ट में सेरेबेलम आ जाएगा, मेडुला आ जाएगा, पॉन्स आ जाएगा, ये सारे के सारे पार्ट जो हैं वो हिंड ब्रेन के पार्ट हैं, ठीक है। मिड पार्ट हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को आपस में जोड़ने का काम करता है, और फोर ब्रेन में कौन सा आ जाएगा? सेरेब्रम आ जाएगा, सेरेब्रम आ जाता है, ठीक है। तो जितने भी थिंकिंग प्रोसेस होगी या फिर कोई भी वॉलेंट्री एक्शन हो गया, आपको दौड़ना है ना, आपको दौड़ना है, वॉकिंग करनी है, बैठना है, वो सारा काम सेरेब्रम वाला पोर्शन ही करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं, आंसर्स करने की कोशिश करेंगे इनकी। 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पादपों में गैसों का विनिमय आदान प्रदान कहाँ होता है? वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ अ गैसेस अकर्स इन अ प्लांट? किसी को आता है? इजी क्वेश्चन है कि गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में कहाँ पे होता है? लीफ में होता है, ठीक है। लीफ में कहाँ होता है? लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा यानी कि रंध्र जिसको कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डायग्राम भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कैसा डायग्राम होता है इसका, इसको मैं थोड़ा सा आपको रफली बना देता हूं। तो इस तरीके से बीन शेप्ड स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स होती हैं ये इस तरीके से, और इनके आसपास कुछ सब्सिडियरी सेल्स लगी होती हैं ऐसा। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटल एपेरेटस या रंध्र बोला जाता है। इनके मुख्य 2 कार्य हैं। कितने कार्य हैं? 2। सबसे पहला काम है गैसों का विनिमय, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज, गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय फर्स्ट इसका फंक्शन हो जाएगा। दूसरा फंक्शन हो जाएगा क्या? गैसों के विनिमय के अलावा ये वाष्पोत्सर्जन का काम भी करता है। कौन सा काम? वाष्पो उत्सर्जन, यानी कि इसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, तो 2, ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज 2 फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम भी आपको याद रखिएगा। इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स, ठीक है, रक्षी कोशिकाएं कहा जाता है। एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। या तो डायग्राम से बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाला पार्ट, ये वाले सेल के नाम क्या है, ये वाले सेल के नाम क्या है, ठीक है। सब्सिडियरी सेल्स बोला जाता है इनको, इनको बोला जाता है सब्सिडियरी सेल्स, इनको बोला जाता है गार्ड सेल्स, रक्षी कोशिकाएं, ठीक है। ये स्टोमा पोर वाला रीजन हो गया। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, मानव में पाचन प्रक्रिया में निम्नलिखित की भूमिका बतानी है, इनकी फंक्शंस बताने हैं, रोल क्या क्या रोल होगा? स्लाइवरी अमाइलेज, ट्रिप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंटेस्टाइनल वॉल, ठीक है। तो इसको वन बाय वन करके समझते हैं। तो लार एमिलेज यानी कि स्लाइवरी एमिलेज जिसको बोलते हैं, ये हमारे लार ग्रंथि से यानी कि हमारे स्लाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। स्लाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है तो क्या करता है? तो ये भोजन में उपस्थित, भोजन में क्या उपस्थित रहता है? स्टार्च। भोजन में क्या उपस्थित रहता है? स्टार्च उपस्थित रहता है। इस स्टार्च को ये लार एमिलेज, ठीक है, लार में जो एमिलेज एंजाइम होता है, ये स्टार्च को मंड में कन्वर्ट कर देता है, या कहें कि सरल सरल शुगर में, ठीक है, सरल शर्करा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये पीएच किस पीएच पे काम करता है? 6.7 के आसपास काम करता है, ठीक है। तो लार एमिलेज क्या करता है? भोजन में उपस्थित स्टार्च को मंड में या सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इट कन्वर्ट्स स्टार्च स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये हाफ ऑफ मार्क्स में पूछा गया, तो आपको ज्यादा एक्सप्लेन करना भी नहीं है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन में अलग से भी पूछा जा सकता है, और यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो HCl क्या करता है? सबसे पहले जो भी हमने भोजन किया है, उस भोजन में जो भी
जो भी क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, जर्म्स होंगे, है ना, उनको मारने का काम करेगा। तो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करना, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को, रोगाणुओं लिख सकते हैं यहाँ पे, जीवाणुओं को नष्ट करना या मारना, ठीक है, नष्ट करना। ठीक, दूसरा इसका और दूसरा काम क्या है, ये अमाशय अमाशय को अम्लीय माध्यम बनाता है, यानी कि भोजन का जो माध्यम है वो कैसा है, अम्लीय बनाना, ठीक है, अम्लीय माध्यम बनाना। अगर अम्लीय माध्यम यानी कि एसिडिक मीडियम नहीं बनाएगा तो जो एंजाइम यहाँ पे रिलीज होता है, एंजाइम जो रिलीज होता है उसका नाम है पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। इस पेप्सिन एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा। तो तीसरा इसका मुख्य काम है कि पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करना, एंजाइम को, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम, एक्टिवेट करने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके तीन मुख्य काम हैं। पहला काम है कि भोजन में उपस्थित जितने जीवाणु होंगे उसको नष्ट करना, उसको मारने का काम। दूसरा काम है भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाने का काम, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम बनाना। और तीसरा जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिन, उसको एक्टिवेट करने का काम करेगा। ठीक, आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। ट्रिप्सिन अगला देखते हैं। तो ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन भी एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, यानी कि प्रोटीन को पचाने वाला, प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, यानी कि प्रोटीन, भोजन में उपस्थित प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, आइडिया है किसी को, कोई बताएगा। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं ये ट्रिप्सिन इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। इससे छोटे में भी कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन आपके बुक के अनुसार जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। कौन, ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। लगभग 8.8 पीएच के आसपास ये काम करता है, याद रखिएगा। ठीक, आंतरी दीर्घरोम, दीर्घरोम का मतलब हो गया जो आपके इंटेस्टाइन पे, जैसे मान लीजिए इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन की जो इनर सरफेस पे ऐसे उंगली जैसी स्ट्रक्चर्स, यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं, इन्हीं को हम लोग दीर्घरोम कहते हैं, है ना, विली, माइक्रो विली, या इसको विली कहा जाता है, इंटेस्टाइनल विली कहा जाता है। अब ये इंटेस्टाइनल विली का काम क्या है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करते हैं, यानी कि क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे भोजन के अवशोषण, ठीक है, जिससे भोजन का अवशोषण ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसके लिए, भोजन के अवशोषण के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतनी तेजी के साथ भोजन का एब्जॉर्प्शन होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। तो ये इसके मुख्य कार्य हो गए। तो ये रहा आज की क्लास में, हम लोग आज इतना ही करेंगे। सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जो भी बोर्ड एग्जाम में है। वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए, अच्छे मार्क्स अर्जित करने के लिए। तो बने रहिए चैनल के साथ, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया है। वीडियोस इसमें बहुत रिप्रोडक्शन की और बाकी चीजों की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जरूर देखें वहां पे, और पढ़ते रहें और अच्छे मार्क्स अर्जित करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।